और इस वक्त की बड़ी खबर विशाखापट्टनम से आ रही है। वाइजैक स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। स्टील प्लांट में पिघला हुआ आरएल स्प्लिट गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा काफी भयानक था और पुलिस के मुताबिक पिघला हुआ स्टील क्रेन से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तभी ये गिर गया और इसके गिरने से वहां काम कर रहे लोग चपेट में आ गए। पिघला हुआ स्टील 1600 डिग्री सेल्सियस गर्म था। कई मजदूर घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने हादसे पर भी दुख जताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशाखापट्टनम से आ रही है, आंध्र प्रदेश से, जहां पर वाइजैक स्टील फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया। पिघला हुआ स्टील जिस क्रेन के जरिए ले जाया जा रहा था ढांचे में डालने के लिए, तो सांचे में ढालने से पहले ही ये पिघला हुआ स्टील नीचे गिर गया और इसकी चपेट में आने से कई मजदूर घायल हुए हैं। 8 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, कई इसमें घायल हुए हैं। अब सोचिए कि 1600 डिग्री टेम्परेचर रहा है इस पिघले हुए स्टील का और ये गर्म लावा जैसा तत्व जब लोगों के ऊपर गिरा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दर्दनाक इनकी मौत हुई होगी और जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। आखिरकार ये घटना कैसे हुई है इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इस पूरे हादसे पर सीएम ने दुख जताया है, चंद्रबाबू नायडू ने, और साथ ही आगे ये तफ्तीश की जाएगी कि आखिरकार किस वजह से ये घटना हुई है। दरअसल जब फर्नेस के अंदर स्टील को पिघलाया जाता है या जो रॉ मटेरियल होता है उसे पिघलाने के बाद जब स्टील बनता है, फिर पिघला हुआ यही स्टील सांचे में डालने के लिए एक बकेट नुमा बर्तन में उसको रखा जाता है, फिर उसे क्रेन के जरिए ले जाया जाता है फर्नेस से सांचे तक। और इसी दौरान बताया जा रहा है कि वो पिघला हुआ स्टील किसी वजह से उस बर्तन से नीचे गिरा और उसके गिरने के बाद आप समझ सकते हैं कि आसपास जो मजदूर होते हैं, क्योंकि उस धीरे धीरे उस क्रेन को ले जाते हैं पिघले हुए स्टील को, और तभी उसमें से जो पिघला हुआ स्टील गिरा है उसकी चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग भी लगी है, क्योंकि 1600 डिग्री का टेम्परेचर जब होता है तो आसपास कोई भी चीज़ होती है वो भी जलने लगती है, उसमें आग लग जाती है। और ये बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक खबर। और बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां के सदर अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोग बच्चों को गोद में लेकर भागने लगे। आग बुझाने के लिए फायर इक्विपमेंट नहीं मिला तो सुरक्षा कर्मियों ने पानी से ही आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। राहत की बात यह रही कि थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इतनी ही देर में वहां भर्ती बच्चों के माता पिता की सांसें अटक गई। सोमवार शाम को अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के मीटिंग हॉल में ये आग लगी और हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। आग बुझाने वाले उपकरण तब अस्पताल पहुंचे जब आग बुझाई जा चुकी थी। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और ये बात सामने भी आई है। तब उधर हल्ला हुई, क्या तो आग लगी तब हम लोग बाहर निकले। आपका पेशेंट है यहाँ पर? हाँ, मेरा बच्चा भर्ती है। और किस वार्ड में भर्ती थे? चाइल्ड वार्ड, एक क्रिया वार्ड। उधर से सिस्टम क्या कि आग लगी है अंदर में, फिर उसके बाद हम बाहर चल गए बच्चे लेकर। यहाँ पर कितने पेशेंट होगा उस समय? सब जितना थे सब बाहर भागे बच्चे लेकर। जी ना, कुछ नहीं। और पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भी ऐसे ही आईसीयू में आग लगी थी, जिसके बाद यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ था। 4 मरीजों की जान चली गई थी। और इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से होटल के अंदर लगी आग में करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद से लगातार हर एक राज्य में ये कोशिश हो रही है कि जो फायर सेफ्टी नियम है उनको लेकर लगातार सर्वे किया जा रहा है। यहाँ तक कि बिहार में भी किया जा रहा है। पटना में जैसा आपको याद होगा कि खान सर के कोचिंग समेत कई कोचिंग सेंटर्स में जाकर ये देखा गया था कि क्या वहाँ पर फायर सेफ्टी के तमाम जो उपकरण मौजूद है या नहीं, उसको लेकर नोटिस भी थमाया गया था। लेकिन इस बीच आप देखिए कि बेगूसराय से खबर आई, जहाँ अस्पताल के अंदर ही आग लग गई। तो पहले मुजफ्फरपुर, फिर दिल्ली के मालवीय नगर का जो होटल है वहां आग लगी थी और अब एक और तस्वीर सामने आई है बेगूसराय की। पेडियाट्रिक वार्ड में शॉर्ट सर्किट से थोड़ा सा ये हो गया था, तो आग लगा, लोग का द्वारा बताया गया, तो उस पर जल्दी ही
स्टाफ के द्वारा काबू कर लिया गया। स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट के साथ भी किसी तरह का कोई उसमें पेशेंट था ही नहीं, इसलिए वो तो स्टोर रूम टाइप से यूज होता है, उसका सामान रखा हुआ था और उसमें कुछ नहीं हुआ। नुकसान भी कुछ नुकसान नहीं, एक कुर्सी का खाली गद्दा हल्का सा जला है। और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के फर्जी दस्तखत के केस में सीआईडी की टीम ने अभिषेक बनर्जी को तीसरा समन देकर आज शाम 5 बजे पेश होने के लिए कहा है, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट में केस लंबित होने का हवाला देकर सीआईडी के सामने पेश होने से पहले वक्त मांग लिया है। कल सीआईडी की टीम जब कोलकाता में अभिषेक के घर समन देने पहुंची तो वो घर पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे, इसलिए सीआईडी की टीम अभिषेक के घर पर नोटिस सर्व करके लौट आई है। अब आज शाम तक अभिषेक को पूछताछ के लिए सीआईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। पूछताछ के लिए ये अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस है। अगर अभिषेक आज भी पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि इस मामले में पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है और जिस पर 10 जून को सुनवाई होनी है, इसलिए जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तब तक सीआईडी को अभिषेक के खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। उधर अभिषेक को सीआईडी के समन पर समन मिल रहे हैं और इधर उनके करीबी और डायमंड हार्बर मॉडल के पोस्टर बॉय रहे जहांगीर खान पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। एसटीएफ ने कल जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद उसे कोलकाता लाया गया। अब आज डायमंड हार्बर के कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। कल जहांगीर खान ने अपने एक साथी को फोन किया, उसका फोन सर्विलांस पर था। पुलिस को उसकी लोकेशन नेपाल बॉर्डर के पास मिली और कुछ ही घंटों में जहांगीर खान पुलिस के शिकंजे में था। जहांगीर खान के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने और राजनीतिक हिंसा के 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो अभिषेक बनर्जी को जहां एक के बाद एक समन मिल रहे हैं, तो वहीं उनके करीबी और पोस्टर बॉय डायमंड हार्बर मॉडल के जहांगीर खान पर पुलिस का शिकंजा अब कस गया है। एसटीएफ ने जहांगीर खान को कल नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया, इसके बाद उसे कोलकाता लाया गया और अब आज डायमंड हार्बर के कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। दरअसल कल जहांगीर खान ने अपने ही एक साथी को फोन किया था, उसका फोन सर्विलांस पर था, सारी जानकारी पुलिस को थी। इसके बाद पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची, यानी कि नेपाल बॉर्डर के पास उसकी लोकेशन मिली और कुछ ही घंटों में जहांगीर खान को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया और अपने शिकंजे में ले लिया। जहांगीर खान के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने और राजनीतिक हिंसा के 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। नहीं, ये ज्वाइंट रेड था, ज्वाइंट रेड ऑपरेशन था दार्जिलिंग पुलिस और एसटीएफ का। कहाँ भाग के गया? नहीं, वो तो हम वेरीफाई कर रहा है। सर अभी कहाँ लेके गया? वो एसटीएफ लेके गया, वो के इंट्रोगेशन के लिए। अरेस्ट हुआ है सर? अरेस्ट हुआ है इस नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट हुआ है, पानी टंकी से। थैंक यू। नहीं, वो एसटीएफ लेके गया। अभी कहाँ भेजा गया सर? और जहांगीर खान को टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। वो फौल्ता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे। कैंपेन के दौरान पुष्पा फिल्म का डायलॉग मारता था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन इस सीट पर बाई इलेक्शन के बाद से ही जहांगीर खान फरार था। कल जैसे ही जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर आई, वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फौल्ता में जहांगीर खान के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं शुवेंदु सरकार में मंत्री तापस रॉय ने कहा कि जहांगीर खान जैसे गुंडे की गिरफ्तारी तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी के विषय पर वो अभी तक कानूनी शिकंजे से बचा हुआ था। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है? आज क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या ये अभिषेक को? जहांगीर खान जो है वो अरेस्ट हो गए हैं। फलता के जाने माने लीडर थे, अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड कहे जाते थे। गुंडा थे, क्रिमिनल थे, जाने माने लीडर कब थे? वो तृणमूल के जाने माने गुंडा थे। ये अरेस्ट बहुत साल पहले होना चाहिए था, लेकिन पुलिस नहीं किए थे क्योंकि अभिषेक को मना था, ममता को भी मना था। अभी तो अभिषेक नहीं है, ममता नहीं है और पुलिस भी कैरेक्टर बदल दिए हैं।
बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी को लगातार एक से बढ़कर एक झटके लग रहे हैं। पहले बंगाल में 58 विधायकों ने बगावत की, तो अब दिल्ली में ममता के 20 लोकसभा सांसदों ने साथ छोड़ने का मन बना लिया है। सांसदों ने लोकसभा में अलग गुट बनाकर एनडीए के समर्थन का ऐलान किया है। वहीं सोमवार को दिल्ली पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी के बागियों की मीटिंग हुई। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर हुई मंथन के बाद टीएमसी के बागी सांसदों ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। और ये सब जिस वक्त हुआ उस वक्त ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में ही थे। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने दावा किया है कि बागी सांसदों की चिट्ठी पर 20 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली टू कोलकाता, बगावत के भंवर में फंसी ममता। पहले टूटे एमएलए 58, अब एमपी 20। दीदी के हाथ से निकली टीएमसी। तृण तृण तृणमूल छिण भिन्न ममता, टीएमसी को क्यों छोड़ रहे नेता। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के दिल्ली आवास पर हलचल और सीएम शुभेंदु के साथ टीएमसी के बागी सांसदों की मीटिंग के बाद टीएमसी के सांसदों की बगावत की बात खुलकर सामने आ चुकी है। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने दावा कर दिया है कि पार्टी के 20 सांसदों ने एनडीए को सपोर्ट करने का फैसला किया है। सांसदों के सिग्नेचर वाली चिट्ठी तैयार है। टीएमसी के ये सांसद जल्दी ही स्पीकर से मुलाकात कर उन्हें अपने फैसले की जानकारी देंगे। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why we want to work separately. कोलकाता में विधायकों की बगावत के बाद दिल्ली में टीएमसी सांसदों की बगावत ऐसे वक्त पर हुई है जब टीएमसी के दोनों टॉप लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद थे। ममता की पार्टी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। पार्टी से अलग होने के लिए 2/3 यानी 19 सांसदों का एक साथ आना जरूरी है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाने वाले सांसदों के गुट ने 20 सांसदों का दावा किया है। पहले तो तृणमूल कांग्रेस के नेता एमपीज की बगावत को हवाई बता रहे थे, लेकिन सोमवार को टीएमसी के कुछ सांसदों ने जब शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की तो बगावत की बात कंफर्म हो गई। इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की चीफ व्हिप काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी, शताब्दी रॉय, असीत कुमार, बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश बसुनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक और शर्मिला सरकार मौजूद रहे। काकोली घोष इस गुट की लीडर है। काकोली 20 सांसदों के अपने साथ होने का दावा कर रही हैं, तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद अब भी उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। चिट्ठी में 20 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। 20 लोगों साथ थे, जो कह रहे हैं वो वहाँ नहीं थे, इसलिए जो फजूल की बातें को मैं जवाब नहीं दूंगी। काकोली घोष ने यह भी कहा कि उन्होंने जो फैसला लिया है उससे वो पीछे नहीं हटेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी?
वहां तब बामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ विप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। टीएमसी सांसदों की बगावत के बीच ममता की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर यूसुफ पठान को लेकर विवादित पोस्ट किया और कहा कि वो भी बीजेपी के संपर्क में है। लोकसभा के 20 सांसदों की बगावत के बाद राज्यसभा से भी ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर है। टीएमसी के राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर लगातार तीसरी बार राज्यसभा के मेंबर थे। वहीं कोयल मलिक के भी इस्तीफे की अटकलें। जनता इतना खपा क्यों हो गए, इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। गांव में सबसे बड़ा मकान किसका है? पंचायत का नेता का। दिल्ली में हुई ताजा घटनाक्रम के बाद कुल मिलाकर अब तृणमूल कांग्रेस 3 गुटों में बंटी नजर आ रही है। एक गुट ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का है, दूसरा गुट काकोली घोष दस्तगीर की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का है और तीसरा गुट बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के नेता ऋतव्रत बनर्जी का है। हालांकि ममता बनर्जी के गुट की तरफ से ऋतव्रत बनर्जी के गुट को मान्यता देने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। स्पीकर के फैसले के खिलाफ टीएमसी की पिटीशन पर 11 जून को सुनवाई होगी। इधर ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता फिरहाद हाकिम का ऋतव्रत से मुलाकात भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद फिरहाद हाकिम विधानसभा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के विधायक संदीपन साहा से हुई। इसके बाद फिरहाद हाकिम संदीपन साहा के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतव्रत बनर्जी से भी मिले। मेरे साथ फिरहाद हाकिम का पर्सनल रिलेशन बहुत पुराना। मैं जिस साल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिया उस साल से ही, कॉलेज का फर्स्ट ईयर 1998, तब से ही फिरहाद हाकिम के साथ मेरा जान पहचान है और लंबा रिलेशन है। तो फिरहाद हाकिम जो कलकत्ता का मेयर हुआ करते थे, स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, एमएलए है, फिरहाद हाकिम आए थे तो लंबा समय बबीता से बात हुआ। तो क्या बातचीत हुआ अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं, मगर बहुत लंबा समय हम लोग थे, बात हुआ, देखते जाइए। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी। तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है? आज क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या अभिषेक को? बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता को झटके पर झटके लग रहे हैं। उत्तर 24 परगना के उत्तर दमदम नगर पालिका में भी 35 पार्षदों में से 21 पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में अध्यक्ष विधान विश्वास भी शामिल है। जाहिर है टीएमसी के लिए पार्टी पर आए बगावत के बवंडर से पार पाना मुश्किल हो रहा है। कल ममता बनर्जी मीडिया के सवालों को तो टाल गई, लेकिन आज दिल्ली में टीएमसी के लोकसभा के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी और सांसद कीर्ति आजाद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है। और लखनऊ पुलिस ने एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया है। बदमाश पर परीक्षा देने पहुंची युवतियों के साथ छेड़खानी करने का आरोप है। आरोपी का नाम हसीब है और बताया जा रहा है पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इसे गिरफ्तार किया है। आरोपी
सुबह परीक्षा देने जा रही 2 युवतियों को चारबाग बस अड्डे के पास से आलमबाग ले जाने के लिए अपने ऑटो में बैठाया और उन्हें पारा थाना क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड के पास सुनसान इलाके में ले जाकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने युवतियों के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और देर रात उसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का ऑटो, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद की है। लखीमपुर जनपद की रहने वाली 2 लड़कियां आज परीक्षा देने के लिए घर से निकली और चारबाग रेलवे स्टेशन के उतरने के बाद से रोडवेज जाने के लिए उन्होंने ऑटो पकड़ा। ऑटो वाला उन्हें रोडवेज पे न ले जा करके पारा थाना क्षेत्र में सुनसान जगह पे ले गया, उनके साथ छेड़खानी किया और मारपीट करने लगा। इस पे लड़कियों द्वारा शोर मचाया गया, जिससे वो इन लोगों को छोड़ करके भाग गया। उसके बाद से पुलिस टीम सक्रिय हुई और आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो देखा गया कि एक हसीब पुत्र सत्तार जो हरदोई का रहने वाला है, पारा थाना क्षेत्र में रह करके ऑटो चलाता था। और अब खबर राजस्थान से है, जहां एसओजी ने फर्जी डॉक्टर के बड़े खेल का भांडाफोड़ किया है। एसओजी ने 18 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट बना रहे थे और लोगों से 20 से 35 लाख तक वसूले जा रहे थे। दरअसल विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए भारत में एफएमजीई पास करना जरूरी होता है। इसके बाद ही वो यहाँ रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ऐसे में ये गिरोह फेल होने वाले छात्रों को फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट दिलवाता था और वो छात्र सर्टिफिकेट के आधार पर मेडिकल कॉलेजों से इंटर्नशिप करते थे, डॉक्टर बनते थे। हालांकि एसओजी के रडार पर अब 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अब एक्शन लेने की तैयारी है। एसओजी ने की बड़ी कार्रवाई, पकड़े गए मुन्ना भाई। जो डॉक्टर्स एफएमजी को इंडिया में क्लियर नहीं कर पाते, उनको वो एफएमजी क्लियर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते थे। विदेश से किया एमबीबीएस, भारत में पास नहीं कर रहे थे। 100 के करीब हमारे और दूसरे जो लोग डॉक्टर्स हैं जो बाहर से मेडिकल का डिग्री लेके आए हैं और एफएमजी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर, सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के लिए ऑल आउट कराया, वो हमारे रडार पे। फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस कर रहे मुन्ना भाई एमबीबीएस। स्क्रीन पर दिख रहे एक एक डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं डॉक्यूमेंट के जरिए कोई मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा था, कोई मेडिकल के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो कोई खुद को डॉक्टर बताकर सिस्टम में जगह बना चुका था। डॉक्टरी पेशे में ये बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान से सामने आया है। यहाँ एसओजी ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो विदेश से एमबीबीएस करके यहाँ आए छात्रों के फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट बनाता था, मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाता था और ये फर्जी डॉक्टर राजस्थान में प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। पूरी कहानी बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि एफएमजीई क्या होता है। एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, विदेश से एमबीबीएस करके आए छात्रों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसके बाद भारत में रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जहाँ से बाहर से लोग बाग फॉरेन में एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, तो एक्सेप्ट ऑफ फ्यू कंट्रीज जैसे यूएस, यूके वगैरह, इनको छोड़ के बाकी सभी से जिनके पास में एमबीबीएस करा है, इंडिया में आके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ये एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, उस मार्क्स से ऊपर आने पे ही एफएमजी क्लियर कहलाता है और फिर वो व्यक्ति इंटर्नशिप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और प्रैक्टिस और हायर स्टडी के लिए यहाँ पे एलिजिबल होता है। हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो विदेश से एमबीबीएस की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन भारत जाकर एफएमजीई क्लियर नहीं कर पाते और फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाते।
ऐसे ही छात्रों को ये गिरोह टारगेट करता था। फर्जी FMGE सर्टिफिकेट के लिए लोगों से 20 से 35 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के कुछ अफसर भी इनके साथ मिले हुए थे। ऐसे में ये राजस्थान में फर्जी FMGE सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रजिस्ट्रेशन कराते और फिर वो छात्र प्रैक्टिस और इंटर्नशिप करने लगते। जिसमें हमारे पास में एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसमें किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मामले को लेकर और एक परिवाद प्राप्त हुआ था कि एक पीयूष त्रिवेदी करके दौसा का लड़का है जिसके पास में FMG का जो सर्टिफिकेट है वो फेक है। उसकी जब इन्वेस्टिगेशन करी तो परत दर परत जब खोली गई तो इसमें तो बहुत बड़ा घपला नज़र आया, जिसको लेकर एक नया मुकदमा फरवरी 2026 में एक दर्ज किया गया, जो मुकदमा नंबर 8/26 था। इस मुकदमे में जो मेन कड़ियाँ थी, भानाराम माली, शुभम गुजर और इंद्राज गुजर, इन लोगों के द्वारा पूरे राजस्थान के करीब 100 के आसपास लोगों को फर्जी मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट सर्टिफिकेट तैयार करके दिए गए हैं। जब हिंदुस्तान में आने के बाद में ये लोग FMG की परीक्षा पास नहीं कर पाए तो इधर उधर से इन्होंने प्रयास करके अपने साथ में पढ़े हुए लड़कों के साथ में मिलकर ये स्क्रीनिंग टेस्ट सर्टिफिकेट जो उनकी आगे इंटर्नशिप के लिए ज़रूरी है, उनके प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है, ये इन्होंने फर्जी बनवाना शुरू कर दिया। इस काम के लिए 20 लाख से और 35 लाख रुपए तक लोगों ने प्राप्त किए हैं। पुलिस ने डॉक्टर समेत इस गिरोह के 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स पुलिस के रडार पर हैं और इस गिरोह का मास्टरमाइंड भानाराम सैनी है। भानाराम सैनी खुद कजाकिस्तान से MBBS कर चुका है। भारत लौटने पर भानाराम भी FMGE क्लियर नहीं कर पाया था तो उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में तत्कालीन रजिस्ट्रार राजेश शर्मा के साथ सेटिंग की। अपना फर्जी FMGE सर्टिफिकेट राजस्थान मेडिकल काउंसिल में वेरिफिकेशन के लिए दिया और वो अप्रूव हो गया, जिसके बाद ये इसी काम में लग गया। गिरोह का मास्टरमाइंड पहले वो रोल नंबर ढूंढता था जिसने हाल ही में FMGE क्लियर किया हुआ हो। उस कैंडिडेट के रोल नंबर का इस्तेमाल करके ये फेक सर्टिफिकेट बनाते थे और जब ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पास जाता था तो उनकी गैंग से मिले हुए अफसर रोल नंबर के आधार पर सर्टिफिकेट की जांच करते और फर्जी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते। सर्टिफिकेट पाने का खेल दरअसल ये है कि किसी का भी रोल नंबर उठा के उस रोल नंबर के आधार पर ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जैसे ये सर्टिफिकेट नकली हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये जतिन दबास, ये देखिए इसका ये रोल नंबर है 2311205893, इसकी डेट ऑफ बर्थ और जो इसको मार्क्स मिले 184, हूबहू यही रोल नंबर यहाँ पर अंकित है 2311205893 और इसका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 184 यहाँ पर है। अब इसका एक ये सर्टिफिकेट बन गया। सर्टिफिकेट बनने के बाद इसने अपना काम आगे शुरू कर लिया, यानी कुल मिलाकर अब इसको डॉक्टरी करने का एक सर्टिफिकेट मिल गया। इस गिरोह ने दर्जनों फर्जी FMGE सर्टिफिकेट बनाकर वेरीफाई करवाए, फेक डॉक्यूमेंट से मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया। कई डॉक्टर प्रैक्टिस भी करने लगे, लेकिन SOG को इस गैंग की खबर लग गई, जिसके बाद एक एक कर सारी कड़ियां जोड़ी गई और अब राजस्थान SOG हर उस स्टूडेंट तक पहुंच रही है जो इस गैंग के संपर्क में आया और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल काउंसिल की थी कि किस प्रकार से इन डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करा जाए। उन लोगों ने ये फेक जो डॉक्यूमेंट्स बनते थे उसमें एक काम करते थे कि रोल नंबर जो पास हुआ है उसका डाल देते थे और मेडिकल काउंसिल सिर्फ रोल नंबर वेरीफाई करती थी कि दिस रोल नंबर इज़ पास और फेल। इस रोल नंबर का नाम X है या Y है वो चेक नहीं कर रही थी। तो उसके बेसिस पे इस फ्लॉ का उन्होंने मिसयूज़ किया और उसके बेसिस के ऊपर जितने भी फेल थे उन सबको पास करवा लिया। 100 के करीब हमारे और दूसरे जो लोग डॉक्टर्स हैं जो बाहर से मेडिकल का डिग्री लेके आए हैं और FMG क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर, सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के लिए ऑल आउट कराया, वो हमारे रेडार पे। राजस्थान में अब फर्जी डॉक्टरों पर SOG का बड़ा एक्शन जारी है। देखना होगा कि अब और कितने फर्जी डॉक्टर SOG के हत्थे चढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। खासकर मध्य प्रदेश और झारखंड के विधायकों पर पार्टी की खास नजर है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और यहां पर JMM ने वैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया है और इस बीच उद्योगपति
परिमल नाथवानी की एंट्री ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया। परिमल नाथवानी ने सोमवार को अपना नामांकन निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर दर्ज कराया है, लेकिन बीजेपी परिमल नाथवानी को समर्थन दे रही है। झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 एमएलए की जरूरत है। इंडिया अलायंस के बाद 56 विधायक हैं। अगर क्रॉस वोटिंग ना हुई तो इंडिया अलायंस के दोनों उम्मीदवार जीत सकते हैं और एनडीए के पास झारखंड में 24 विधायक हैं। बीजेपी के पास 4 विधायकों की कमी है, इसलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारकर निर्दलीय कैंडिडेट परिमल नाथवानी को सपोर्ट करने का फैसला किया है। और परिमल नाथवानी पहले भी झारखंड से 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। सभी पार्टियों के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अब ये नाथवानी को सोचना है कि वो 4 विधायकों का सपोर्ट कहां से लाते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे पास एनडीए गठबंधन के पास 24 एमएलए है, जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। और परिमल नाथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो एमपी रहे हैं, अब कहाँ से आएगा तो वो नहीं निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। झारखंड में उद्योगपति परिमल नाथवानी की एंट्री से राज्यसभा चुनाव और दिलचस्प हो गया है। अब महागठबंधन का एक वोट भी एनडीए को मिला तो मामला फंस सकता है। इसलिए अब कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को तेलंगाना भेजने पर विचार हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर पैसों के दम पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। अभी पहले झारखंड को बचाना है। आप देख रहे हैं कि धन पशु आ गया है यहाँ पर, अदानी, अंबानी और नाथवानी। भाजपा ने ये साबित कर दिया कि वो जनता के जनादेश, जनता का सम्मान, नेता का सम्मान नहीं, इनके पास पैसा ही सब कुछ है। आज भाजपा के नेता नाथवानी, जिसको भाजपा धन पशु कहती थी, आज उसके पीछे घूम रही है। नेताओं की मंडली उनके पीछे चल रही है। तो ये तो ठीक परंपरा नहीं है। झारखंड को शमशान अगर भाजपा करेगी तो हमें हट होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? बाजार लगा रहे हैं, बोली लगाएंगे विधायकों का। इज इट पॉसिबल? क्या मैं इसे विश्वास करूंगा? क्या टॉयलेट में करूंगा? क्या ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं काफी हर्ट हुआ हूं मैं, और मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा बंद करे ये खेल। दिस इज नॉट फेयर। आपके पास अगर कैंडिडेट नहीं था तो आपके पास संख्या बल भी नहीं है, तो यू शुड स्टे इन होम। व्हाई यू आर फाइटिंग? ये पिछलग्गुआ बनेगा क्या? और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारकर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और विधानसभा के नंबर के हिसाब से बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 कैंडिडेट जीतना उसका तय माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, जबकि कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन कैंडिडेट थे। लेकिन आखिरी मौके पर बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव की सियासी गणित को उलझा दिया है। अब बीजेपी के महेश केवट उसी स्थिति में चुनाव जीत सकते हैं जब कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग करें। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने का दावा किया है। हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा, विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपना अपना नॉमिनेशन कर दिया है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट कर रोने लगे। इस दौरान एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाए जाने पर भावुक होकर शिवचंद्र राम ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है, लेकिन इस फैसले की वजह से वो 4 रातों से सो नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सुनील सिंह ने पर्चा भरा है। सम्मान हमको दिया, लेकिन
जिस तरीका से, जिस करकराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी जिंदगी को बिताया है कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी कि ऐसी जिंदगी किसी को नहीं जो मैं 4 रात सो नहीं पाया। अब करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सूरजपाल सिंह के बयान पर सीएम योगी से जवाब मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि सीएम को जवाब देना ही होगा क्योंकि मंत्रियों का चयन उन्होंने ही किया है। दरअसल शाहजहांपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने यूपी में 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो सीएम योगी का सम्मान करते हैं लेकिन बीजेपी के गुलाम नहीं है, इसलिए 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इसके बाद उन्होंने ओपी राजभर के मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि अगर वो मंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अखिलेश यादव की ओर से सूरजपाल सिंह यानी करनी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों का ये मान मर्दन सुनने में कटु लगे जैसे मुख से वचन। मुख्यमंत्री जी पता करके बताएं, जनमानस में आक्रोश का विषय बना ये वीडियो एआई जनरेटेड है या सत्य है? अगर यह सत्य है तो जवाब आपको ही देना होगा क्योंकि मंत्रियों का चयन तो आपने ही किया है। ये आपको चुनौती है, मंत्रियों को नहीं, लेकिन आपके इन विशेष मंत्रियों के नामों की भी चर्चा अगर ऊपर से ही आई ही तो। और अब बात पटना फायरिंग मामले की, जिसे लेकर आज कोर्ट में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल पिछले 4 दिनों से खान सर फरार हैं। पटना पुलिस लगातार उनकी तलाश में है। खबर है कि आज खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दूसरी ओर रोशन सर जेल में हैं, जिनकी जमानत पर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। दरअसल ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन सर की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। अब ऐसे में आज कोर्ट जमानत पर फैसला सुना सकता है। और यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पकड़ा है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लर्क हजमत हुसैन निकला। दरअसल आरोपी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 8 लोगों से करीब 2.5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिसके लिए उसने धमकी भरे लेटर लिखे, उन्हें दिल्ली से स्पीड पोस्ट किया। लेटर्स में आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो परिवार वालों को मार दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी क्लर्क हजमत बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के चक्कर में 80 लाख रुपए हार गया था और कर्ज की भरपाई करने के लिए उसने ये प्लानिंग की थी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे अलीगढ़ से ही गिरफ्तार कर लिया। और बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां के सदर अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोग बच्चों को गोद में लेकर इधर उधर भागने लगे। आग बुझाने के लिए फायर इक्विपमेंट नहीं मिला तो सुरक्षा कर्मियों ने पानी से ही आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। राहत की बात यह रही कि थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया, लेकिन इतनी ही देर में वहां भर्ती बच्चों के माता पिता की सांसें अटक गई। सोमवार शाम को अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के मीटिंग हॉल में ये आग लगी। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम तक नहीं थे। आग बुझाने वाले उपकरण तब अस्पताल पहुंचे जब आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई। तब उधर हल्ला हुई, क्या आग लग गई तब हम लोग बाहर निकले। आपका पेशेंट यहाँ पर? हाँ, मेरा बच्चा था। भर्ती है। और किस वार्ड में भर्ती थे? चाइल्ड वार्ड, क्रिया वार्ड। उधर से सिस्टम दो क्या कि आग लगी है अंदर में। फिर उसके बाद हम बाहर चल गए बच्चे लेकर। यहाँ पर कितने पेशेंट हुआ उस समय? सब जितना थे सब बाहर भागे बच्चे लेकर। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड और दिल्ली के होटल में हुए अग्निकांड के बाद देश भर में अस्पताल और होटल्स की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की कवायद चल रही है। ऐसे में बेगूसराय के अस्पताल में आग बुझाने के सही इंतजाम नहीं होने पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर इस पर क्या बात कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। डॉक्टर इसको मामूली बात बता रहे हैं। पेडियाट्रिक वार्ड में शॉर्ट सर्किट से थोड़ा सा ये हो गया था,
तो आग लगा, लोग के द्वारा बताया गया तो उस पर जल्दी ही स्टाफ के द्वारा काबू कर लिया गया। स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट के साथ भी किसी तरह का कोई उसमें पेशेंट था ही नहीं, इसलिए वो तो स्टोर रूम टाइप से यूज होता है, उसका सामान रखा हुआ था और उसमें कुछ नहीं हुआ। नुकसान भी कुछ नुकसान नहीं, एक कुर्सी का खाली गद्दा हल्का सा जला है।